है कि जो कोरोना का नया फेज है, नया स्ट्रीम है, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा तेजी से। पिछली बार में पर डे में मैक्सिमम 1 लाख केस भी नहीं गए थे, अभी हम लोग लगभग 2.5 लाख पे पहुंचने वाले हैं पर डे। और ये बढ़ रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि पर डे 5 लाख केस तक भी पहुंच जाए, डाउन होने से पहले, डाउनफॉल आने से पहले। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी लोग हैं, पिछली बार ये था कि जो 60 प्लस लोग थे वो ज्यादा संक्रमित हो रहे थे। इस बार जो मिड एज के लोग हैं, 25 से लेकर के 50 तक के लोग, वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें संक्रमण की संख्या ज्यादा है। और यही लोग होते हैं जिन पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है, नौकरी, काम, घर के काम, इन सब के चक्करों में बाहर निकलना होता है। और सारी चीजें, सारा ही डायग्राम बदलता जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले क्या कहा गया था कि ये कांटेक्ट से फैलता है, सरफेस को छूने से फैलता है। अभी कहा जा रहा है सरफेस छूने से नहीं फैलता, हवा से फैलता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी है, सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, जहां जो अगर अच्छे ढंग से, सावधानी के साथ, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए यूज किया जाए तो बहुत अच्छा भी है। और अगर उसका बुरा इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, र्यूमर्स फैलाने के लिए भी। कहीं पे तो आप देखेंगे कि कोरोना वायरस से आपको, कोविड-19 से आपको बहुत ज्यादा डराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ऑन द कंट्रारी आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोग ये साबित करने पे लगे हुए कि कोरोना वायरस जैसा कोई थ्रेट है ही नहीं। और लोग भी जब सोचते हैं इसके बारे में तो उनको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें लगती है। जैसे कहीं पे तो चुनाव चल रहे हैं, वहां पे लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहां पे लोगों को डर नहीं लग रहा है जाने से, इवन लीडर्स भी नहीं डर रहे हैं और वो जा रहे हैं। जबकि नेचुरली किसी को भी कुर्सी से ज्यादा जान प्यारी होती है, लेकिन वो जा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आईपीएल का टूर्नामेंट भी चल रहा है, कुंभ भी चल रहा था आज तक, अब शायद हरिद्वार में, अब शायद वो बंद किया जाए या कम किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, 10th के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, 12th के एग्जाम को टाल दिया गया है, बहुत जगह पे मॉल्स, मार्केट्स बंद कर दिए गए हैं, बहुत जगह पे नाइट कर्फ्यू लगी हुई है, बहुत जगह पे वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। मतलब मेजर्स भी धीरे धीरे अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, भाई वाकई में है या नहीं है, कोई घपला है, कोई साजिश है, या वाकई में कोई बहुत बड़ी बीमारी है। लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं डर रहे। तो ऐसे में अगर ये वाकई में ये बीमारी है तो बिल्कुल भी लोग नहीं डरेंगे तो खतरा और बढ़ेगा। तो और अगर वाकई में ये बीमारी नहीं है तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता क्या है? 1 मिनट को इस बहस को भूल जाया जाए कि ये बीमारी है या नहीं है। अगर ये बीमारी है तो इसको समझने की जरूरत है। ये एक जो नॉर्मल वायरल फ्लू होता है, कॉमन, उसी का विकसित रूप है। विकसित इन द सेंस ये बहुत तेजी से फैलता है। ये जो नया स्ट्रेन है वायरस का, ये अपने आप को जो विभाजित करता है, जो इसका जो सिंगल सेल वायरस होते हैं और इसका जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत तेजी से होता है। इतनी तेजी से होता है कि इसकी संख्या लाखों करोड़ों में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है। और जब आप इससे प्रभावित होते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, आपके शरीर के अंदर जाता है, आपका जो शरीर है वो एंटीबॉडी बना लेता है, इसको मार देता है। कुछ लोगों में ये भी कंफ्यूजन आती है कि इसकी वजह से कुछ लोगों को कोई सिम्टम नहीं रहता फिर भी वो पॉजिटिव आते हैं। तो इसका टेस्टिंग का अगर आप प्रोटोकॉल चेक करेंगे, टेस्टिंग का अगर आप तरीका देखेंगे, तो आपके नाक के और मुंह के अंदर से, थ्रोट से स्वाब लिया जाता है। तो अगर आप इस वायरस के चपेट में आते हैं और वो आपके शरीर के अंदर जाता है, तो अंदर जाने का रास्ता है नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू। वो अंदर जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में घुलेगा, या आपके लंग्स को, किडनी को अफेक्ट करेगा, किसी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। उससे पहले तो वो आपके नोज नाक के अंदर और आपके थ्रोट में रहेगा। तो हो सकता है आपके अंदर जाने के बाद आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो आपको अफेक्ट ना करने दे, यानी वो आपको बीमार ना करे, वो आपको मार दे। लेकिन जब टेस्टिंग होगी तो टेस्टिंग तो जो नाक के अंदर या मुंह के अंदर होती है, तो वहां पे तो वो बैक्टीरिया, वो जो वायरस है वो लाइव रहेगा। तो टेस्टिंग में आप पॉजिटिव आ सकते हैं, बिना किसी लक्षण के भी पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन टेस्टिंग में पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उससे बीमार हो गए। कोरोना का इन्फेक्शन और कोरोना से बीमार होना दो अलग अलग चीजें। इन्फेक्टेड बंदा बीमार भी हो जरूरी नहीं, इन्फेक्शन तो हो सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। और वही टेस्टिंग का जो तरीका है, जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों ने ये कराया कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराया,
तो वो पॉजिटिव आए, बाद में दूसरे टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट वगैरह कराए तो बाकी सारी चीजें नॉर्मल आई। तो इसलिए भी लोगों में कंफ्यूज होने की जो सब चांसेस है कंफ्यूज होने की, जो घटना है वो बढ़ी है कि लोग कंफ्यूज हैं क्या माने इसको। तो इन सब चीजों से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, केवल सावधान होने की जरूरत है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। कई बार लोग टेस्ट पॉजिटिव हो जाते हैं और वो पैनिक हो जाते हैं। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साइकोलॉजिकल इफेक्ट का, कि एक इंसान को पिन चुभा करके बोला गया कि तुमको बहुत जहरीले सांप ने काट लिया है, और उसके शरीर में अपने आप जहर बन गया और उसकी डेथ हो गई, जबकि उसको सांप ने काटा ही नहीं। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ये ऐसे जिनको प्रीवियसली किसी खतरनाक बीमारी की हिस्ट्री है, उन लोगों को ही ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, उन लोगों की ही डेथ हो रही है। अब देखिए कि किसी का हार्ट पहले से वीक है, हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, या कोई शुगर का पेशेंट है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। कोई किडनी का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है। तो ऐसे में कि और इस बीमारी को इतना बड़े लेवल पे पैनिक क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया में फैलने वाली भ्रांतियों की वजह से, कि कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई पॉजिटिव निकले, उसका वो पॉजिटिव टेस्ट हो उसका, और वो बीमारी की वजह से नहीं, डर की वजह से, पैनिक की वजह से ही हार्ट अटैक होकर मर जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, पैनिक होते हैं, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हमें होने लगती है, जी घबराने लगता है। तो उसकी वजह से भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ऑक्सीजन का लेवल नीचे जा सकता है, पैनिक होकर के हार्ट अटैक हो सकता है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से डेथ हो सकती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कुल मिलाकर के क्या बताती है कि आपको सावधान होने की जरूरत है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ कोरोना से सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव टेस्ट हो गया, तो भी अगर उसको सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स ज्यादा सीवियर नहीं है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं हो रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कॉमन सेंस आप अप्लाई कीजिए और अपने आप से पूछिए, अपने परिवार वालों से पूछिए कि अगर आप टेस्ट कराते हैं और पॉजिटिव आ भी जाता है, तो आप क्या करेंगे? इसका इलाज तो कोई उपलब्ध नहीं है, अभी तक इसकी कोई दवा तो बनी नहीं। वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉजिटिव होने के जो केसेस आए हैं, कई लोगों ने दो दो डोज जो कंप्लीट हो गई थी वैक्सीन की वो लगवा ली, फिर भी पॉजिटिव हुए हैं। अभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज कह रही हैं कि आपको 6 महीने के बाद एक बूस्टर डोज भी लेना पड़ सकता है, और हर साल ये वैक्सीन लेनी पड़ेगी अगर आपको इससे बचना है। तो इन सब चीजों को समझते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये देखिए कि ये जो बीमारी है, इन्फेक्शन होना और बीमार होना, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन होना और बीमार होना अलग अलग चीज है। आप कहीं पे ऐसी जगह पे गए जहां के हवा में कोरोना वायरस है, आपके सामने कोई इन्फेक्टेड पर्सन या कोरोना वायरस से बीमार पर्सन आया, वो सांस लेगा, हवा में वो वायरस घुलेगा, आप सांस लेंगे, मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू आपके अंदर वो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कभी भी मास्क ना उतारें, जब स्पेशली घर से बाहर जाए, मास्क को जरूर पहने, अगर ये है तो बचने के लिए। मैं उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता कि कोरोना है या नहीं है, जान है तो जहान है, प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करो, लॉजिक देते हैं इलेक्शन का, आईपीएल का, तो उन सब चीजों में पढ़ के क्या फायदा? अगर ये है तो बचना है, नहीं है तो वैसे ही बचे हुए, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं है तब तो वैसे ही बचे हुए, अगर है तो बचना है, प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं। तो मास्क जरूर पहने। दूसरा, बेवजह के भीड़ भाड़ में या पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचे, बेवजह के घर से बाहर जाने से बचे। तीसरा, जब आप जानते हैं कि ये अगर हमें बीमार करेगा तो तभी कर पाएगा क्योंकि ये वायरस जितनी तेजी से फैलता है उतना ही कमजोर है। जो वायरस नॉर्मल साबुन के पानी से धोने से मर सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितना कमजोर होगा। जो वायरस होता है, कोई भी वायरस जो होता है वो क्या होता है, एक सेल होता है। सेल एक डेफिनेट साइज तक ग्रो करता है, स्ट्रेंथन होता है, उसके बाद वो डिवाइड होता है, उसके बाद वो टूटता है। लेकिन ये इतनी तेजी से डिवाइड होता है कि इसको मजबूत होने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए ये वायरस बहुत ही कमजोर है। तो वायरस कमजोर होने की वजह से ये मरता भी आसानी से है। यानी अगर आपकी इम्यूनिटी कोई सुपरमैन जैसी इम्यूनिटी हो, जरूरी नहीं, अगर आप नॉर्मल
इम्यूनिटी भी रखते हैं, तो ये आपको बीमार नहीं कर सकता। इन्फेक्टेड तो आप हो सकते हैं, ये आपको बीमार नहीं कर सकता। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका ये मतलब बीमार होना नहीं है। टेस्ट हमेशा आपके नाक के स्वाब से या मुंह के स्वाब से लिया जाता है, तब तक वायरस आपके शरीर के अंदर नहीं गया है। अंदर जाने के बाद हो सकता है आपकी इम्यूनिटी उसको तुरंत ही मार दे, आप बीमार ना हो, अगर आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल भी है तो। उसके बाद अगर कोई बीमार हो भी गया, कोई बीमार हो भी गया, तो मरता किस वजह से? ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने की वजह से। ऑक्सीजन लेवल कम कब होगा? जब उसका लंग्स जरूरत से कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करे। ऑक्सीजन लेवल कम, ऐसा तो है नहीं कि कोविड-19 वाला जो वो ऑक्सीजन को रिपेल करना शुरू कर देता है, वो ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव है कि आपके आसपास जो ऑक्सीजन है वो दूर भागना शुरू हो जाएगा, नहीं। जब आप इन्फेक्ट होते हैं तो लंग्स के अंदर ये कोरोना वायरस भरना शुरू हो जाता है, तो लंग्स के अंदर की स्पेस कम होती है, उसमें उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो लंग्स की फंक्शनैलिटी घटती है। और अगर आपके लंग्स पहले से कमजोर है, तो वो ऑक्सीजन कम लेंगे, एटमॉस्फेयर से हवा कम खींचेंगे, हवा कम खींचेंगे तो ऑक्सीजन भी कम आएगा, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा। तो डेथ होने के चांसेस हैं अगर आपके लंग्स वीक है। और लंग्स वीक किसको होते हैं? जिसको अस्थमा की शिकायत है, जिसको कॉमन कोल्ड या बचपन में कभी निमोनिया हुआ था, किसी भी तरह का लंग्स का डिसऑर्डर है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन रहता है, डिसऑर्डर रहता है। और ऐसे वो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, जिनको कभी टीबी हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसी कोई हिस्ट्री है, या जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे एस्बेस्टस सीमेंट की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहां पे पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा माइक्रो पार्टिकल्स सांस के थ्रू अंदर जाते हैं और वो लंग्स को बीमार करते हैं, तो ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा है। दूसरी कैटेगरी के वो लोग जिनको कोई क्रॉनिक बीमारी की हिस्ट्री है, जैसे डायबिटीज की बीमारी। आप जानते हैं कि जब कोई डायबिटिक होता है तो उसके साथ साथ उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर उसकी किडनी की प्रॉब्लम है, अगर कोई पर्सन डायबिटिक है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है, और डायबिटीज के पेशेंट को आप जानते हैं उसकी आर्टरीज हार्ड होने लगती है। आर्टरीज जब हार्ड होने लगती है तो ब्लड का सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। ब्लड का सर्कुलेशन अगर अफेक्ट होगा तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा, ब्रेन हैमरेज का, पैरालिसिस का खतरा बढ़ेगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी कम हो रहा है और हार्ट अटैक का खतरा उसको पहले से ही ज्यादा है, तो जब वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, कोरोना से बीमार, कोरोना इन्फेक्ट हो जाता है और बीमार हो जाता है, तब उसके हार्ट अटैक के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी नहीं होने से जो माहौल क्रिएट हुआ है उसकी वजह से वो डर भी जाता है, तो पैनिक डिसऑर्डर के भी सिम्टम्स आ जाते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आपके शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में जो टॉक्सिन्स है जो घुल रहे हैं, टॉक्सिन, जब कोई वायरस मर रहा है आपकी बॉडी में और वो शरीर से बाहर निकलेगा, मरे हुए डेड सेल्स शरीर के बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर आपकी किडनी की फंक्शनैलिटी सही नहीं है तो वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो अंदर ही डिपोजिशन होता जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कुल मिलाकर के सिचुएशन को वर्स कर सकती है। तो बचने के लिए क्या करना? बचने का पहला लेवल है कि भाई एक्सपोजर भी हुआ, मतलब हम कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आए, वो हमारे सांस के थ्रू अंदर जाने के लिए हमारे नाक के अंदर, मुंह के अंदर गया, लेकिन हमें वो इन्फेक्ट तो कर सके, बीमार ना कर सके, वो बचाव के लिए, यानी हमारे शरीर के अंदर गया और हमारे शरीर के इम्यूनिटी सेल्स ने उसे मार दिया, उसके लिए जरूरी है कि हमारी इम्यूनिटी ठीक ठाक हो, मजबूत हो। दूसरा दूसरा जो लेवल बचाव का है कि अगर हमें सीवियर इन्फेक्शन हुआ तो हमारे लंग्स इतने मजबूत हों कि ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, हमारा किडनी, हमारा हार्ट इतना मजबूत हो कि किडनी बॉडी के ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम प्रॉपरली करता रहे, बॉडी से टॉक्सिन्स प्रॉपरली निकालता रहे, और साथ में हमारा हार्ट इतना मजबूत हो कि किसी ऐसी एडवर्स सिचुएशन में या पैनिक डिसऑर्डर होने पे, पैनिक अटैक होने पे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने पे, ऑक्सीजन की कमी होने पे हार्ट फेलियर का खतरा ना पैदा हो। तो इसके लिए मैंने ये 3 सप्लीमेंट्स को चुना। कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस,
जिसपे हमारा कॉर्डिसेप्स सप्लीमेंट बना हुआ है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। ये सालों से, हजारों सालों से ये वाइटैलिटी, इम्यूनिटी, लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, किडनी को मजबूत बनाने के लिए, हार्ट और लिवर को मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है। ये एक तरह का मशरूम है, वो मशरूम जो एक कीड़े के शरीर के ऊपर पैदा होता है, बहुत ही कोल्ड में, बर्फ के नीचे, बहुत ही ठंडे एनवायरनमेंट में ये पैदा होता है। वो इसीलिए इसको कीड़ा जड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसको एम्परर्स हर्ब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इतना महंगा आता है, लाखों रुपए किलो बिकता है। तो ये इतना महंगे सभी को, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। अब सोचिए 25 डिग्री से भी ऊपर माइनस टेम्परेचर में इसको खोद के निकालना, इसको संग्रहण करना बहुत मुश्किल काम है। उस कीड़े के शरीर के ऊपर से इसको, उसके ऊपर एक मशरूम सा उग जाता है, उसको खुरच के निकाला जाता है, फिर उससे दवाई बनती है। और ये इतना महंगा होने की वजह से इसकी स्मगलिंग भी होती है, और इसके नकली भी, इसके नाम पे नकली, इसके जैसे दिखते हुए कोई भी जड़ी पकड़ा देते हैं। नकली बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियल बनाया जाता है, तो नकली भी बहुत अवेलेबल है। ये इतनी खूबियां हैं इसमें। ये आपके लंग्स को, ये अस्थमा का ट्रीटमेंट करता है, जो सेक्सुअल विगर या वाइटैलिटी की कमी होती है उसको ये ठीक करता है। ये लंग्स या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होने वाली कोई भी बीमारी को, ये लंग्स को 7 गुना ज्यादा मजबूत बना सकता है, ह्यूमन लंग्स को। ये लिवर की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, ये किडनी के फंक्शन को दुरुस्त करता है, और किडनी के डायफ्राम को और किडनी की फंक्शनैलिटी को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो ये सारी खूबियों की वजह से ये एकदम आइडियल सप्लीमेंट है कोविड-19 से बचने के लिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करता है। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं, तो बचने के लिए मैं आपको डोजेस भी बता रहा हूं। बचने के लिए एक कैप्सूल लंच से 45 मिनट पहले और एक कैप्सूल डिनर से 45 मिनट पहले लेना शुरू कर दीजिए। और अगर भगवान न करे आप इन्फेक्ट हो चुके, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुका है, तो इस डोज को डबल कर दीजिए, यानी लंच से 45 मिनट पहले 2 कैप्सूल और डिनर से 45 मिनट पहले 2 कैप्सूल कॉर्डिसेप्स के। अब दूसरे सप्लीमेंट पे आते हैं, जिंक। और इसके लिए अगर आपको किसी को बताना है, ये तो मैं अपने लिए बता रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। बिजनेस चलता रहेगा, आप अपने लिए जरूर करें, अपने पूरे परिवार के लिए जरूर करें। प्रिकॉशन के तौर पे अपने पूरे परिवार को, जो भी परिवार में 14 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि 14 साल से कम के बच्चों को कॉर्डिसेप्स नहीं दिया जा सकता ऑर्डिनरीली। अगर देना भी है तो 8 साल से 14 साल तक के बच्चों को आप 1 कैप्सूल डेली दे सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के लिए उसके बदले में क्या दे सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। और इसका आप एडवर्टाइजमेंट भी इसी तरह से करें, यही डोजेस बताएं, लोगों को इसके बारे में एजुकेट करें, अवेयर करें। इससे आप अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लोग भी ढूंढ रहे हैं एक भरोसेमंद ऐसा कोई सपोर्ट, ऐसा कोई सप्लीमेंट जो उनको बीमार होने से बचा सके। लोगों में अब इतनी अवेयरनेस आ गई है, लोग भी समझ रहे हैं कि बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर के लाखों खर्च करने से और जान पे खतरा मोल लेने से तो अच्छा है कि इस वायरस से, इस संक्रमण से बचा जाए। तो लोग बचने को तैयार हैं, उनको जरूरत है बस एक भरोसेमंद और एक अच्छे सप्लीमेंट की। तो आप इस सप्लीमेंट के बारे में जानकारी घर घर तक पहुंचाएं, हर बंदे तक पहुंचाएं, फोन करके बताएं, व्हाट्सएप पे शेयर करें, उनको बताएं कि कॉर्डिसेप्स रिसर्च ऑन कोरोना वायरस या कॉर्डिसेप्स इफेक्ट ऑन कोरोना वायरस, कॉर्डिसेप्स इफेक्ट ऑन कोरोना डिजीज, एम्स रिसर्च ऑन कोरोना, कॉर्डिसेप्स फॉर कोरोना वायरस। इस तरह से अगर वो गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आईसीएमआर का रिसर्च, बहुत सारे दूसरी कंट्रीज में, जापान में, चाइना में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, किस तरह से इस वायरस को कोरोना से लड़ने के लिए इस्तेमाल, इस सप्लीमेंट को कोरोना से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में सारे रिसर्च। एम्स के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर कोरोना के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से कॉर्डिसेप्स के ऊपर रिसर्च किया गया और उसके क्या नतीजे आ गए। हैदराबाद में जो गवर्नमेंट लैब है उस पर क्या रिसर्च चल रही है, उसके क्या नतीजे आ गए। तो इस तरह से आप गूगल पे सर्च करके वो रिसर्च पेपर उनको बोल सकते हैं देखने के लिए, वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे। उसके बाद बताइए कि हमारी जो कंपनी है वो खुद ही फार्मिंग करती है, हमारा अपना फार्मिंग है, इंडिजिनस फार्मिंग है और इंडिजिनस प्रोडक्शन है कॉर्डिसेप्स का। इंडिया में भी बनता है, ये भारत में निर्मित होता है, लेकिन रॉ मटेरियल हमारे अपने इंडिजिनस फार्म से आता है, इसलिए 100% प्योर है, 100% सेफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही मिनिमल रेट पे
100 कैप्सूल्स केवल 3600 में, यानी 36 रुपए का एक कैप्सूल, जो इतना महंगा सप्लीमेंट है, पूरे वर्ल्ड में इसके नाम पे लूटा जा रहा है लोगों को, तो वो अवेलेबल करवाती है। अब हम दूसरे सप्लीमेंट की बात करते हैं, जिंक की। आप सब जैसे जानते होंगे कि जो सिम्टम्स शुरू होते हैं, कॉमन कोल्ड, स्मेल का और टेस्ट का ना आना, तो उन चीजों के लिए जिंक एक माना हुआ सप्लीमेंट है। इसके बारे में भी जब आप इसको प्रमोट करें या अपने लिए इस्तेमाल करना हो, तो आप गूगल कर सकते हैं, रोल ऑफ जिंक इन कोरोना ट्रीटमेंट या जिंक एंड कोरोना। अगर आप इतना भी गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी इन चीजों को गूगल करने के लिए, या गूगल करके जो लिंक्स है इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स के, WHO के, वो सारा कुछ भेज सकते हैं। इसके ऊपर भी तमाम सरकारी एजेंसियों ने और बड़े बड़े मेडिकल रिसर्च करने वाले संस्थानों ने रिसर्च किया हुआ है और सर्टिफाई किया है कि जिंक का क्या रोल है। इवन जब भी कोई कोरोना से इन्फेक्ट होता है और डॉक्टर के पास जाता है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें भी जिंक दिया जाता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के तौर पे जिंक को। तो जिंक सप्लीमेंट इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे बनाया जाता है, क्योंकि जिंक बहुत सारे एंजाइम बनाता है शरीर में, जो ग्रोथ हार्मोन्स के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। और इसके अलावा इम्यूनिटी सेल्स को, किसी भी तरह के सेल्स के रीजनरेशन की स्पीड को वो बढ़ाता है। तो डेफिनेटली इम्यूनिटी जो हमारे सेल में स्ट्रेंथन करते हैं वो भी सेल्स है, तो इम्यूनिटी सेल्स के रीजनरेशन के स्पीड को भी ये बढ़ाता है। तो जिंक इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत ही जरूरी है शरीर के लिए, किसी भी तरह के ग्रोथ के लिए। तो आप लंग्स के सेल जल्दी बनेंगे, लंग्स का ग्रोथ होगा, किडनी के सेल्स, तो हर चीज को ये अफेक्ट करता है, ये आपकी पूरी बॉडी को और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में बहुत हेल्पफुल है। और जो लाइव सिम्टम्स है, कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, तो ये जो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो टेस्ट और स्मेल, उसको भी एक्टिवेट करने का ये काम करता है, उनमें जो शिथिलता आ जाती है। तो जिंक का सेवन करने से जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उसमें 24 से 48 घंटे में अगर उनको टेस्ट और स्मेल का लॉस हो गया है, तो 24 से 48 घंटे में टेस्ट और स्मेल उनको वापस आना शुरू हो जाता है। बचाव के लिए इसका भी डोज वही है, लंच के आधे घंटे बाद एक कैप्सूल और डिनर के आधे घंटे बाद एक कैप्सूल, 14 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए। अगर कोई पॉजिटिव हो गया है, संक्रमित हो गया है, तो वो लंच से आधे घंटे बाद 2 कैप्सूल लेगा, डिनर के आधे घंटे बाद 2 कैप्सूल लेगा। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि इसको छोटे बच्चे भी ले सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, प्रिवेंशन के लिए 1 कैप्सूल डेली, और अगर वो संक्रमित हो जाए तो 2 कैप्सूल डेली। अगर बहुत ही सीवियर संक्रमण है तो 4 कैप्सूल डेली भी ले सकते हैं। इसको किसी भी उम्र के बच्चे ले सकते हैं, जिंक कैप्सूल को। अब आते हैं मल्टीविटामिन पे। मल्टीविटामिन, अगर हम डायरेक्टली, मल्टीविटामिन के बहुत 100 से ज्यादा रोल है हमारी बॉडी, 100 से ज्यादा रोल है मल्टीविटामिन। किसी भी तरह का ग्रोथ हो, किसी भी तरह के सेल्स का रिजनरेशन हो, ऑर्गन का रिपेयर हो, तो हर चीज में ऑलमोस्ट मल्टीविटामिन का रोल है। बहुत तरह के विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन सी, ए, सी, डी, ये 3 विटामिन ऐसे हैं जिनका कनेक्शन डायरेक्टली कोविड-19 या कोरोना वायरस के खात्मे से है। ये आपके इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करते हैं, और ये बॉडी के सेल्स पे प्रोटेक्शन लेयर बनाने का भी काम करते हैं। यानी एक्सटर्नल किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अगर हमारी बॉडी के सेल्स को बचाना है, तो उसमें भी मल्टीविटामिन का रोल है। हमारा जो मल्टीविटामिन का टैबलेट है, उसका डोज है नाश्ते के बाद 1 सिंगल टैबलेट लेना है। लेकिन 12 साल से कम के बच्चे वो नहीं ले सकते। मल्टीविटामिन प्रिवेंशन के तौर पे भी और ट्रीटमेंट के तौर पे भी 1 ही टैबलेट डेली लेना है नाश्ते के आधे घंटे के बाद। लेकिन 12 साल से कम के बच्चे मल्टीविटामिन नहीं ले सकते। मल्टीविटामिन की कमी को 12 साल से कम के बच्चे 2 स्पाइरुलिना या 1 Fe+ का कैप्सूल खा करके पूरा कर सकते हैं। आइडियल है कि वो 2 स्पाइरुलिना ले प्रिवेंशन के तौर पे। अगर बचाव की बात है, जैसे 12 साल से कम के बच्चे अगर कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उस केस में उनको 2 स्पाइरुलिना 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। यानी दिन में 4 या 6 स्पाइरुलिना दे सकते हैं, और 1 Fe+ कैप्सूल, 2 जिंक कैप्सूल। कॉर्डिसेप्स और मल्टीविटामिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों को देने से अवॉइड करना है। अगर आप इस तरह से पालन करेंगे, और अगर आप इस तरह से अपने, क्योंकि ये तीनों एक ऐसे सप्लीमेंट है
ऐसे सर्टिफाइड सप्लीमेंट हैं, क्योंकि ये लोगों को मन में इतनी सारी उलझन पैदा हुई हुई है, क्या लें, क्या ना लें, क्या सेफ है, क्या सही है। लोग बहुत डरे हुए हैं और उलझन में हैं। लोगों को तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कोरोना वाक़ई में है भी या नहीं है। क्योंकि इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी घटनाएँ हो रही है देश में कि लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। एक तरफ तो चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन हो रहा है, एक तरफ आईपीएल हो रहा है, दूसरी तरफ एग्ज़ाम्स बंद हो रहे हैं। एक तरफ के मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस को बंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ हरिद्वार में कुंभ भी चल रहा है। तो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि भाई किस पे भरोसा करें? भाई भरोसा किसी पे भी मत करो, ज़िंदगी तो अपनी है। बचाव करने में कोई बुराई नहीं। मानना ना मानना आपका पर्सनल कॉन्शियस क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, वो सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन जान है तो जहान है वाले प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सुरक्षा में ही बचाव है। अपने आप को बचा के रखने में समझदारी है, तो बचाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बचाव की शुरुआत अपने आप से, उसके बाद अपने परिवार से, फिर अपने दोस्तों रिश्तेदार